चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फ्लावर सेलर हॉप a garland of Gulmohar, a garland of Gulmohar, the child seemed irresistibly drawn. अब वहां पे एक फूल का माला बेचने वाला वह चिल्ला रहा है। हॉप का मतलब होता है चिल्लाना, पुकारना, बोलना। तो वह चिल्ला रहा है कि अगारलैंड है गुलमोहर। गुलमोहर कोई जगह है या किसी चीज का, उसी फूल का नाम है, उसका माला ले लो, उसका माला ले लो, यानी कि गुलमोहर का माला है। द चाइल्ड सिम इरेसिस्टिबली ड्रॉन, और बच्चा उस माले को देखकर, उसे सुनकर उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया। He went towards the basket where the flowers lay heap and half murmured. और बच्चा जो मेले में अपने पेरेंट्स के साथ गया हुआ था, वह उस बास्केट की तरफ जिसमें फूलों की मालाएं रखी गई थी, जो हीप में था। हीप का मतलब होता है ढेर। यहाँ पे फूलों का ढेर, मालाओं का जो यहाँ पे ढेर बना हुआ था, वहां पे वो बच्चा चला गया और फिर धीरे धीरे मरमट किया, यानी कि धीरे धीरे बुदबुदाया, हल्की आवाज में बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो फूलों का माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers. लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से वह जानता था कि पेरेंट्स जो हैं इन मालाओं को नहीं खरीदेंगे, वो सीधा रिफ्यूज कर देंगे कि नहीं, नहीं खरीदाएगा। बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप, वो जानता था कि वे लोग ये कहेंगे कि जो भी ये माला है ये सब चीप है, यानी कि काफी सस्ते हैं। So, without waiting for an answer, he moved on. बिना पेरेंट्स के आंसर का वो बच्चा जो था आगे की तरफ फिर से बढ़ गया। जिसको जिसमें प्रॉब्लम होगा वह बोलता रहेगा, चैट में अपना देते रहिएगा। चैट ओके कीजिए। चलिए, so without waiting for an answer he moved on. बिना उनके रिस्पॉन्स का वेट करते हुए बच्चा आगे की तरफ बढ़ गया। जानता था कि वे लोग खरीदेंगे नहीं। नेक्स्ट, अ मैन स्टूड, बच्चा फिर आगे बढ़ा तो फिर देखा कि ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। जैसे फिर बच्चा आगे की तरफ बढ़ा तो देखा कि एक आदमी जो है एक पोल पकड़ा, मतलब एक डंडा पकड़ा हुआ है जिसमें येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर के बैलून्स जो है टांगे हुए हैं और वह ऊपर की तरफ उड़ रहा है। इरेसिस्टिबिलिटी का कहां था, एक सेकेंड, अट्रैक्ट होना होता है उसका, सिम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, उसके तरफ अट्रैक्ट होना। अट्रैक्ट होकर बच्चा उधर चला गया जिधर बास्केट फूलों का रखा हुआ था। नेक्स्ट, तो बहुत सारे कलर में बैलून्स जो थे उस बम्बू में बंधे थे और ऊपर की तरफ वो सारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, और बच्चा फिर से जो हुआ रेनबो यानी कि डिफरेंट कलर्स के बैलून्स को देखकर अगेन वो उस तरफ सिल्कन कलर्स की तरफ वो खींचा चला गया। उस फिर से वो रेनबो ग्लोरी, रेनबो कलर के बैलून्स में वह क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, फिर वह उस तरफ चला गया। And he was filled with an overwhelming desire to possess them all, और फिर से उसका मन जो था वह अभिभूत हो गया उन इच्छाओं से जिन इच्छाओं में उस सारे फूलों को पाने की रहती है। यानी कि फिर से उसके मनों में उन सारे बैलून्स को पाने की इच्छाएं जग गई। बिकॉज दे वुड them all, but he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन वह जानता था
पहले से वह जानता था कि उसके फादर जो है, उसके पेरेंट्स जो है, उन बैलून्स को नहीं खरीदेंगे और वे लोग कहेंगे कि तुम अब उतने बड़े हो चुके हो कि बैलून से नहीं खेल सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है कि टू ओल्ड टू एक ये रिमूव टू होता है, टू फिर से टू, ये दोनों का हिंदी होता है इतना कि नहीं सकता, इसमें निगेटिव हिडन है, तो इसका मतलब होता है कि इतना कि नहीं सकता। तो कहेंगे कि he was too old to play with such toys, कहेंगे कि वो इतना बड़ा हो गया है कि इन खिलौने से वह नहीं खेल सकता है। वह इस बात को जानता है, बच्चा जानता है, therefore वह so he walked on further, और फिर जानता था कि कर देंगे नहीं, और फिर वह आगे की तरफ बच्चा बढ़ जाता है। Next, a snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. फिर वो बच्चा आगे की तरफ बढ़ा तो देखा कि ओवरवेल्म्ड मतलब होता है अभिभूत हो जाना, किसी चीज को पाने की परम इच्छा होना, परम इच्छा होना, वही होता है ओवरवेल्म। तो फिर देखा कि एक सपेरा जो था एक बास्केट में, एक सांप जो था इकट्ठा था, क्वाइल्ड था, वह इकट्ठा था, और जो सपेरा था वहां पे फ्लूट बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था उस सांप के लिए, विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो एक टोकरी में वह सांप था। इट्स हेड रेज्ड, उसकी जो सर थे सांप के वह उठे हुए थे, इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक हंस की गर्दन की तरह जो सांप था उसका गला जो था ऊपर की तरफ दिख रहा था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काफी टफ लैंग्वेज में दिया हुआ है कि while the music, और वह जो म्यूजिक था, जो सपेरा बजा रहा था, जो फ्लूट बजा रहा था, वो म्यूजिक उस सांप के कानों तक पहुंच रहा था, इसीलिए बजा रहा था कि उसके कानों तक ये आवाज पहुंचे और वह ऊपर की तरफ आए और लोग देखें उसका खेल कि आखिर कौन कौन सा खेल ये दिखा रहा है। इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जो उसकी आंखें इनविजिबल, सॉरी उसकी कान जो है इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है, उस कान में उसकी साउंड धीरे धीरे पहुंचे, जैसे कि जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। जैसे जेंटल रिपलिंग समझ में आता है, रिपलिंग का मतलब होता है जैसे कि हम किसी थाली में या तालाब में या कुएं में जैसे पानी रहता है, और पानी में हम किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप कर दें, तो जैसे पानी में ड्रॉप करते हैं तो वहां पे ये शेप बनता है, ऐसे शेप बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर आगे की तरफ शेप बनेगा, फिर आगे की तरफ शेप बनेगा, ऐसे करके शेप बनता है। जैसे कभी तालाब या कुएं में डाल के देखिएगा, किसी पत्थर को ही गिरा के देखिएगा, तो गिरा के जैसे पत्थर को ही देखिएगा ना, तो ये शेप बनेगा, पानी में ही वो शेप बनता है। तो उसी चीज को यहाँ पे ये नोटिस कर रहा है। क्या मतलब ओवरवेलमिंग, मतलब वाटर वेव। वाटर वेव क्या होता है? शिखर आप बोल सकते हो, ओरली बोल सकते हैं अगर चाहे तो। आगे तो उस तरह से उसके कानों में वाटर वेव, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे आपसे। चलिए तो हाँ, तो जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, उसी तरह से जिस तरह से पानी में ये रिपलिंग होता है, उसी तरह से उस सांप के कानों तक जो इनविजिबल नहीं दिख रहा है, वहां तक वह साउंड, उसका जो म्यूजिक है फ्लूट का, पहुंचे। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा फिर से वो स्नेक चार्मर सपेरे की तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन बच्चा को अपने पेरेंट्स के बारे में अच्छी तरह से मालूम है कि कुछ भी होगा वे लोग खरीदने वाले
नहीं है। तो his parents had forbidden him to hear such coarse music. As the snake charmer played, he proceeded further. जैसे कि बच्चे को अच्छी तरह से ये बात मालूम था कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे फॉरबिड करेंगे। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड मतलब मना करना। तो बच्चे जो पेरेंट जो है हमें मना कर देंगे ये कहते हुए टू टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, कि ये जो म्यूजिक बज रहा है ना बहुत खराब है, इसमें कोई लय नहीं है, ऐसी म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। ये सब कहते हुए पेरेंट्स क्या कर देंगे, मना कर देंगे। दिस पैराग्राफ। अच्छा, हमने कहा कि द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। बच्चा सपेरे की तरफ गया, जिधर सपेरा था, जिधर फ्लूट बजा रहा था उस तरफ बच्चा गया। लेकिन नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन बच्चा अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से जानता है कि क्या करेंगे, कि दे हैड फॉरबिडन हिम, कि वे लोग मुझे मना कर देंगे ये कहते हुए टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, कि ऐसी भद्दा ऐसी फालतू म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेट, जिस तरह से ये सपेरा बजा रहा था वैसी म्यूजिक सुनना नहीं चाहिए। देयरफॉर ही प्रोसीडेड फर्दर, इसीलिए फिर से बच्चा आगे की तरफ बढ़ गया। फिर देयर वाज अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट का मतलब होता है झूला। राउंड अबाउट मतलब झूला। तो देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। एक झूला था जो पूरे अपने स्पीड में घूम रहा था। मेन, women एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन। और उसमें जो बच्चे थे, मेन थे, वीमेन थी और बच्चे थे, उसमें पूरे बैठे हुए थे और वह पूरे मोशन में चारों तरफ घूम रहा था। काफी तेजी से वार्लिंग हो रहा था, घूम रहा था। श्रिक्ड एंड क्राइड। ठीक है, श्रिक्ड का मतलब होता है चीखे बाहर आना, एंड क्राइड विथ डीजी लाफ्टर। और डीजी का मतलब होता है कि सडन जो साउंड आता है, जैसे देखिएगा झूले पे बैठने के बाद ऑटोमेटिक चिल्लाहट की आवाज, धक्का धुकी की आवाज, ऐसे चिल्लाहट की आवाज जो होती है बाहर निकलने लगती है। और लोग ऐसे ही, राउंड अबाउट का मतलब झूला होता है, ऐसे ही लोग जैसे झूले पे बैठते हैं तो लगते हैं हंसने, चिल्लाने, चिल्लाने करने लगते हैं। तो उसी तरह से सारे लोग जो थे चिल्ला रहे थे खुशी के मारे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली। बच्चा जो था काफी इरादे के साथ उन लोगों की तरफ देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। और तब उसने एक काफी बोल्ड होकर रिक्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करता है कि आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर। बच्चा कह रहा है कि मम्मी पापा मुझे राउंड अबाउट पे जाना है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे राउंड अबाउट यानी कि झूले पे चढ़ना है। ये बच्चा काफी बोल्ड रिक्वेस्ट कर रहा है अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा मुझे झूले पे चढ़ना है। नेक्स्ट, फिर है कि देयर वाज नो रिप्लाई। फिर किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। फिर बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ, पीछे की तरफ वह देखा कि आखिर पेरेंट्स की तरफ से कोई आंसर आया क्यों नहीं, कि नो या यस, कोई आंसर तो आया नहीं। तो बच्चा घूम के देखा, दे वर नॉट देयर। पेरेंट्स बच्चे के वहां पे नहीं थे, वे लोग वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, वह आगे की तरफ देखा। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, फिर इधर उधर भी देखा। दे वर नॉट देयर, दे वर नॉट देयर। बच्चा, सॉरी, पेरेंट्स कहीं भी वहां पे दिखे नहीं। He looked behind, वो अपने पीछे भी देखा। There was no sign of them, उन लोगों का कोई भी परछाई तक नहीं दिख रहा था। चैट अभी निकल गया, चैट निकल गया, इससे निकल रहा है। चलिए, तो कहीं भी
उसके माता पिता दिख नहीं रहे थे और बच्चा इधर उधर देख रहा है और काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। नेक्स्ट, a full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. फिर कहता है कि a full deep cry, और वो बच्चा जो था अपने सूखे हुए गले से जोर से चिल्लाया। थ्रोट मतलब गला, within his dry throat, अपने सूखे हुए गले से जोर से चिल्लाया। एंड विथ अ सडन जर्क, और अचानक बच्चा कूद के ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वहां से फटाफट वहां जहां पे खड़ा था वहां से दौड़ के भागा। क्राइंग इन रियल फियर, वह बच्चा जो था बहुत ज्यादा डर गया था। मदर फादर कह के चिल्ला रहा था, मम्मी पापा, और बच्चा जो था काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फ्यूरियस, उसकी आंखों से काफी गर्म आंसू और भयभीत, जिस तरह से वह भयभीत था उसी तरह का आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। टीयर्स रोल्ड डाउन, आंसू बहने लगे जो काफी गर्म और काफी डरने वाली थी। His flushed face was convulsed with fear, उसका जो चमकता हुआ दमकता हुआ जो चेहरा था वह डर में कन्वल्स्ड हो गया। कन्वल्स्ड का मतलब होता है परिवर्तित हो गया, डर से वह पूरा का पूरा क्या हो गया, भर गया। वो panic stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither in all direction. बच्चा इतना पैनिक हो गया था, पैनिक स्ट्रिकन मतलब इतना डर गया था बच्चा, इतना बच्चा वो जो था चिल्लाते चिल्लाते ढूंढते ढूंढते डर गया था कि कभी इस साइड जाता था तो कभी किसी और साइड दौड़ के जाता था अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। इधर एंड दिधर का मतलब होता है यहाँ वहां बच्चा भाग रहा है, अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। इन ऑल डायरेक्शन, हर जगह, नोइंग नॉट वेयर टू गो, और बच्चे को ये भी पता नहीं चल रहा था कि कहां आखिर हम जाएं, पता नहीं चल रहा है कि हम अपने पेरेंट्स को किधर ढूंढे, ये बात उनको बच्चा को पता नहीं चल रहा था और इधर उधर भाग रहा था। मदर फादर ही वेल्ड, और वह बहुत ही दुख से रो रहा था। वेल्ड मतलब होता है काफी दुखी होकर रोना, जिसको हम एक वर्ड में कहते हैं ना विलाप करना, उसी तरह से बच्चा जो था काफी विलाप कर रहा था अपने पेरेंट्स के साथ। हिज येलो टर्बन, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, उसका जो येलो टर्बन था केम अनटाइड, वह खुल गया था। एंड हिज क्लॉथेस बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे काफी गंदे हो चुके थे। ठीक ना। नेक्स्ट, हैविंग रन टू एंड फ्रो, एक देखिएगा कि टू एंड फ्रो एक फ्रेज है, टू एंड फ्रो एक फ्रेज है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. वो बच्चा जो था इधर उधर काफी गुस्से में, रेज का मतलब होता है गुस्से में, बच्चा काफी गुस्से में इधर उधर दौड़ दौड़ के वो हार कर लास्ट में थक कर खड़ा हो गया। बच्चा इधर उधर काफी दौड़ा, गुस्सा में पूरा था, इधर उधर ढूंढा, नहीं मिले तो बेचारा हार के थक के वो खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, देखिए suppressed का मतलब होता है दबना, ऑपरेस मतलब सताना और सप्रेस का मतलब होता है दबाना। तो यहाँ his cries, उसकी जो चिल्लाहट थी, रोने की जो चिल्लाहट थी वह सब में बदल गई। सब्स का मतलब होता है बाय मिस्टेक लिखा गया, चलिए तो हो गया था। तो उसकी जो चिल्लाहट थी वो सिसकियों में बदल गई, यानी कि चिल्लाहट जो थी उसका सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंस,
on the green grass he could see through his filmy eyes. कुछ दूरी पर हरे भरे ग्रास पर यानी कि ग्रास पर he could see, वह देख पाया through his filmy eyes. filmy eyes का मतलब होता है कि उसके आंखों से इतने आंसू बह चुके थे, इतने आंसू बह चुके थे कि उसको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था. तो आंखों से बहुत आंसू बहने के बाद जो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है उसी को फिल्मी आइज कहा जाता है. तो अपने फिल्मी आइज से देखा कि मेन एंड वीमेन टॉकिंग. उसने देखा कुछ दूरी पर कि हरे भरे ग्रास के ऊपर कुछ मेन एंड वीमेन जो हैं कुछ लोग बातें कर रहे हैं. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. वो जो जितने भी लोग थे ना, पेसेस का मतलब होता है डिफरेंट कलर में, मतलब कि टुकड़े टुकड़े अलग अलग, यानी कि अलग अलग कलर में लोग वहां पे दिखाई दे रहे थे. वहां पे वो कोशिश किया वहां पे जाके उनको ढूंढने का. But there was no sign of his father and mother among these people. लेकिन जो लोग अलग अलग कपड़े में पहने हुए, कलरफुल कपड़े में जो पहने हुए लोग थे उसमें ढूंढा, लेकिन वहां पे उसके पेरेंट्स की किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं था, यानी कि उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं थे. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और वे लोग, ऐसा लगता था कि वे लोग वहाँ पे जो हैं हंसने खेलने बातचीत करने के लिए ही वहाँ पे वे लोग आए हुए हों, और सारे के सारे लोग अपना हंस और बातें कर रहे थे. बच्चा वहाँ पे जाके ढूंढ के फिर वापस आ गया. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seem to be crowding. वो बच्चा फिर से वह तेजी से दौड़ के गया. This time to a shrine. Shrine का मतलब होता है मंदिर. बच्चा फिर से दौड़ते हुए एक मंदिर की तरफ गया. To which people seem to be crowding. जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एक ही जगह पे crowded थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा थे. Every little inch of space here was congested with men. और जब वह मंदिर के पास गया तो देखा गया कि छोटी छोटी जगह जो थी वह सब लोगों से कंजस्टेड था. कंजस्टेड का मतलब होता है पूरा भरा पड़ा था, पूरा का पूरा लोगों से भरा पड़ा था. थोड़ा सा भी खड़ा होने तक के लिए वहां पे जगह नहीं थे, इतने सारे लोग उस मंदिर के सामने बगल में थे. But he ran through people's legs, his little son lingering, mother, father, near the entrance to the temple. फिर कह रहा है कि वहां पे थोड़ा सा भी तो जगह नहीं था, लेकिन वो बच्चा जो था he ran through people's legs, लेकिन लोग जितने थे उनके पैरों से निकल अंदर जाने का वह कोशिश किया कि पैरों के बीच बीच से भी हम अंदर चले जाएंगे अपने पेरेंट्स को देखने ढूंढने के लिए. His little sob lingering, और उसकी हल्की हल्की जो आहें भर रहा था, सिस्टियां ले रहा था, वह बाहर. लिंगरिंग का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी कि उसकी जो धीरे धीरे आहें भर रहा था, सिस्कियां ले रहा था, वह बाहर की तरफ आ रहा था. और उस सिस्कियों में एक ही आवाज था, मदर फादर, नियर द एंट्रेंस, यानी कि एंट्रेंस जहां से निकासी होती है लोगों की, और उसके नजदीक टू द टेम्पल, मंदिर के पास. However, the crowd became very thick. और वहां पे ये देखा जा रहा था, थिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे वहां पे और भी भीड़ जो था वहां पे बढ़ रहा था. वहां पे और भी भीड़ जो था वहां पे बढ़ रहे थे, और बहुत सारे लोग इकट्ठा और हो रहे थे. मेन जॉस्टल्ड का मतलब होता है ना धक्का मुक्की करना. जब छोटी सी जगह पे जरूरत से अधिक आदमी इकट्ठा होता है तो फिर धक्का मुक्की होने लगता है. तो जॉस्टल्ड का मतलब होता है धक्का मुक्की होना. मेन जॉस्टल्ड ईच अदर, एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे. हेवी मैन, और उसमें काफी ज्यादा हेवी मैन मतलब कि लंबे चौड़े मजबूत आदमी थे. विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज,
और बच्चा इतना डरा हुआ था, इतना नाराज था कि जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे थे ना, हट्टे कट्टे जितने भी लोग थे, वो सभी के सभी उसके डर, उसके नाराज, उसके परेशानी से सभी के सभी ऐसे लग रहे थे कि सारे के सारे लोग जो है ना कातिल हैं। उसे सारे लोग कातिल की तरह दिख रहे थे। एंड hefty सोल्जर्स, और सभी जो लोग थे वहां पे, काफी चावले सोल्जर वाले लोग, काफी मोटे ताजे लोग वहां पे थे। द पुअर चाइल्ड struggled to thrust away between their feet, but not to and fro by their brutal movement। और वो बच्चा जो था, जो काफी परेशान था, किसी भी तरह से स्ट्रगल करके वह लोगों के पैरों के बीच से आगे की तरफ वह भीड़ में घुसा। एंड वहां पे हुआ क्या कि वह लोगों के पैरों से इधर उधर ठोकर मारा जा रहा था। थ्रस्ट का मतलब होता है हिट। लोग इधर उधर धक्का मुक्की कर रहे थे, उन लोगों के पैरों से वह टकराता था, और यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, टू एंड फ्रो मतलब यहाँ से वहां वह नॉक करता था, इधर उधर टकरा जाता था। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लोगों के उस निर्दयी मूवमेंट, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, उसी से जो ब्रूटल मूवमेंट था उसी से लोग क्या हो जा रहे थे, वो बच्चा पैरों से टकराता था, इधर उधर चला जाता था। He might have been tramped underfoot। वह लोगों के पैरों के नीचे वह बच्चा कुचला जाता का मतलब कि वह कुचल नहीं गया, कुचला जाता, बच गया। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, यदि वह बच्चा बहुत जोर से अगर नहीं चिल्लाता, पिच ऑफ हिज वॉइस का मतलब होता है हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, मतलब अगर बच्चा जोर से नहीं चिल्लाता, उसकी आवाजें बाहर श्रिक नहीं होती, बाहर नहीं निकली होती, तो वह बच्चा लोगों के पैरों के नीचे कुचला गया होता। फादर मदर, और उसकी चिल्लाहट आ रहे थे, मम्मी पापा। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग का मतलब होता है कि पूरा भीड़ भाड़, जो भीड़ भाड़ था, उस भीड़ भाड़ वाले क्राउड में एक व्यक्ति हर्ड हिज क्राई, एक व्यक्ति उसकी आवाज को सुन लिया, सुन पाया कि कोई फंसा हुआ है। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, स्टूपिंग का मतलब होता है सर झुका के, विथ ग्रेट डिफिकल्टी बहुत अधिक परेशानियों के साथ सर झुकाकर, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसने क्या किया कि काफी ज्यादा परेशानी के साथ वह भीड़ में से सर झुका के उस बच्चे को उठा के और वह बाहर की तरफ, अपनी बाहों में बाहर की तरफ निकाल लाया। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, अपनी बाहों में रख के उसे बाहर निकाल लाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, the man asked as he steered clear of the mass। वह भीड़ वाले, steered clear मतलब भीड़ भाड़ वाले जगह से वह जो अनजान व्यक्ति था उस बच्चे को बाहर निकाल लाया, भीड़ भाड़ में से निकाल लाया, और फिर पूछा कि हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आ गए इतने भीड़ में। बच्चे, तुम किसके बच्चे हो, हुज बेबी आर यू, तुम बच्चे किसके हो। The child wept more bitterly than ever now and only cried। और बच्चा जो था और भी जोर जोर से रोने लगा, और जोर जोर से बच्चा रो रहा था। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि इससे पहले ऐसा कभी कोई बच्चा नहीं रोया हो। And only cried, और बच्चा केवल चिल्लाता रहा, I want my mother, I want my father। एक ही आवाज आती थी कि मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे माँ और पिता चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout। वह व्यक्ति जो था वह उससे शांत कराने का कोशिश किया। Him by taking him to the roundabout, वह झूले के पास बच्चे को ले गया ताकि वह थोड़ा सा अब शांत हो। Will you have a ride on the horse,
क्या तुम घोड़े पे राइड करना चाहोगे? He gently asked as he approached the ring. मतलब कि जहां पे वो झूला था उसके नजदीक बिल्कुल पहुंच के उस व्यक्ति ने पूछा, ताकि वो बच्चा जो था रोना बंद करे, पूछा कि क्या तुम इस पे चढ़ना पसंद करोगे या चढ़ोगे? The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, और वह बच्चे की गले से हजारों दुख की सिसकियां जो होती है ना, ऐसा लगता है कि इस बच्चे को कितना दुख है, तो हजारों सिसकियां ऐसा लग रहा था कि बच्चे के उस सूखे हुए गले से बाहर निकल रहा है, और केवल एक ही बात चिल्ला रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे केवल मेरे पेरेंट्स चाहिए, माँ चाहिए, पापा चाहिए, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. फिर वहां से बच्चा चुप नहीं हुआ, फिर वह व्यक्ति क्या किया कि द मैन हेडेड, आगे की तरफ बढ़ा, उस जगह पे गया जहां पे सपेरा अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी वह फ्लूट बजा रहा था और खेल दिखा रहा था सांप का, कोबरा कोबरा वाला जो खेल था वह दिखा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उन्होंने कहा कि देखो कितना बढ़िया, कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है, सुनो इसको। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे के दिमाग में एक ही बात सेट कर गया था कि मुझे कुछ नहीं, केवल मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। तो उसने क्या किया कि शट हिज ईयर्स, अपने कानों को अपने हाथों से दबा लिया, अपने उंगलियों से दबा लिया, ताकि उसकी आवाज उसके कानों तक न पहुंचे, क्योंकि उसके दिमाग में अब कोई और चीज नहीं सिवाय अपने पेरेंट्स के, केवल पेरेंट्स ही चाहिए हमें, नथिंग एल्स। His fingers and shouted his double pitched strain, और बच्चा पहले से 2 गुना, डबल पिच्ड स्ट्रेन मतलब 2 गुना ज्यादा जोर से चिल्लाना, और जोर से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे माँ चाहिए, मुझे फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वह व्यक्ति जो था फिर बच्चे को उन बैलून्स वाले के पास ले गया, जहां पे रेनबो कलर्स में बैलून जो थे टंगे हुए थे। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, और ये सोचते हुए वह व्यक्ति उस बैलून्स वाले के पास ले गया, ताकि उसका जो अटेंशन है, उसका जो ध्यान है वहां से डिस्ट्रैक्ट हो सके। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है इधर उधर भटक सके, उसका दिमाग अपने पेरेंट से विचलित हो सके। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है विचलित, इधर उधर ध्यान हुआ लगाए, और कम से कम शांत हो जाए। क्वाइटन का मतलब होता है शांत होना, इसलिए बैलून्स वाले के पास वह व्यक्ति लेके गया। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, तो उन्होंने पूछा कि क्या बच्चा, तुमको ये रेनबो कलर का बैलून चाहिए, जो बहुत सारे कलर में बैलून है, चाहिए तो बोलो। He persuasively asked, persuasively का मतलब होता है उसे मनाते हुए, persuasively मतलब उसे मनाते हुए उन्होंने कहा कि तुमको इतने कलर वाले, रेनबो कलर वाले बैलून चाहिए, तुम्हें लेना चाहोगे तुम? The child turned his eyes from the flying balloons, जो बैलून्स जो थे उड़ रहे थे, उस बांस का एक रखा हुआ था जिसमें टांगा हुआ था, उड़ रहे थे, उधर से वो बच्चा क्या किया कि टर्न हिज आइज, अपनी आंखों को हटा लिया कि मुझे इन सारी चीजों को देखना नहीं, एंड जस्ट शॉप, और उस समय भी वह शब्द कर रहा था,
सिसक रहा था, अंदर ही अंदर रो रहा था। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ और फादर चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वह व्यक्ति अभी भी उसे खुश करने की का कोशिश कर रहा था। बोर्ड हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और वह व्यक्ति जो था उससे बोर भी हो गया था, और उसकी बोर मतलब होता है कि टायर्डनेस फील कर रहा था। फिर वह उसे फ्लावर सेलर के पास लेके गया जहाँ पे वो बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस गेट, चाहे भाग जा रहे थे क्या तुम, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या बच्चा तुम इस सुंदर से फूल को महकना चाहोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक माला अपने गले पर रखना चाहोगे, गले में डालना चाहोगे तुम? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, तो बच्चा ने क्या किया कि अपने नाक को उस बास्केट की तरफ से हटा लिया, यानी कि उसे स्मेल नहीं करना, उसे महकना नहीं है। एंड रिट्रेटेड हिमसेल्फ, और कंटिन्यू वह क्या करता रहा, रिट्रेट करता रहा, सिसकियां भरता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पेरेंट चाहिए, माँ चाहिए, बाप और पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, फिर उसने सोचा कि बच्चे जो हैं स्वीट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो बच्चे उस तरफ जा सकते हैं। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और वह आदमी जो था, जो उसे भीड़ से बचा के लाया था, उस स्वीट शॉप की तरफ ले गया, ताकि उसके काउंटर पे ले गया, ताकि बच्चा उसमें से मिठाई ले सके, खा सके और अपने अटेंशन से डिस्ट्रैक्ट हो सके। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन से स्वीट खाना पसंद करते हो, कौन से स्वीट खाना पसंद करते हो? एंड ओनली सॉफ्ट ही आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चा जो था उस शॉप की तरफ से अपना मुंह जो था बिल्कुल घुमा लिया। एंड ओनली सॉफ्ट, और एक ही काम कर रहा था, सिसकियां भर रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, केवल मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने फादर चाहिए। हो गया, ये खत्म हो गया आपका चैप्टर, ये चैप्टर आपका फिनिश। क्वेश्चन आंसर बता दें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। नो, इन दिस स्टोरी such things no mention that he met his parents or not. Perhaps still now he didn't meet. Still he didn't meet. और भी पूछ सकते हैं। अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, जैसे होता है ना कि अप्रोचिंग रोड, वहां पे पहुंचने का कोई रास्ता, तो अप्रोच रोड वही होता है। जिसको जो पूछना होगा पूछ सकता है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना, समझा देते हैं केवल कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लेफ्ट बिहाइंड, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो बच्चा रास्ते में आ रहा था, तो उससे देखने के चक्कर में बच्चा जो था पीछे की तरफ रह जा रहा था। स्वीट शॉप था, टॉयज थे, स्नेक चार्मर था,
राउंड अबाउट था, ये सब मेंशन होगा। इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे, वह मेले में बहुत कुछ लेना चाहता था। वे क्या क्या चीज हैं? तो खिलौने थे, गार्लैंड था, स्वीट शॉप के काउंटर पर स्वीट्स थे, ये सारी चीजें। हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, और किस तरह से वह जो था अपनी एंग्जाइटी को एक्सप्रेस करता था कि पेरेंट्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। इसका क्वेश्चन का जितने भी हैं आंसर शेयर कर दिया जाएगा इसका। मे बी नेक्स्ट टाइम या 1 से 2 दिन में उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर आपको शेयर कर दिया जाएगा सबके लिए। अगर रिकॉर्डिंग चलिए, हेड इज वर्ब। वर्ब में होगा कि ए वर्ड which is a word which is used to describe an action. A word which is used to describe an action. चलिए इसके बाद पढ़ा लेंगे सब डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन, ये सब पढ़ा लेंगे इसके बाद वन बाय वन करके। A word which is used to describe an action, यानी कि वह वर्ड जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, एक्शन के बारे में बताता है। लाइक आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो इसमें वर्ब कौन है? टीच वर्ब। He helped me, he helped me verb help। दो एग्जाम्पल लिखिए। मिटा दें? नो सर। अच्छा लिख दीजिए, बोल देते हैं आई टीच यू एंड ही हेल्प मी। अच्छा, वर्ब जो होते हैं उसे दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक एवी एक्सिलरी वर्ब, सेकंड मेन वर्ब एंड सेकंड मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब में 3 पार्ट्स आता है, 4। एक्सिलरी वर्ब अगर हम बताएं तो एक्सिलरी वर्ब की जो नंबर्स होते हैं 24 होते हैं, यानी एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। देखना, एक होता है टू बी वर्ब, आगे चल के पूरा का पूरा हम आपको डिटेल में देते हैं। टू बी वर्ब जिसकी संख्याएं होती हैं 5, टू बी वर्ब की संख्या है 5। एक होता है हैव वर्ब, हैव वर्ब जिसकी संख्या है 3। फिर होता है डू वर्ब जिसका नंबर जो होता है 3 होता है। तो 5 3 8 3 11 एंड एक होता है मॉडल जिसका नंबर होता है 13। तो 11 एंड 13 24, यानी एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। बात समझ में आ रहा है? तो बता रहे थे कि वर्ब जो होता है हमारा दो भाग में डिवाइड होगा। एक एक्सिलरी होता है एंड सेकंड मेन वर्ब होता है। एक एक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। अब देखिए, तो एक्सिलरी वर्ब में हम 4 काइंड्स में से डिवाइड करते हैं। टू बी वर्ब, तो टू बी वर्ब 5 होते हैं, हैव वर्ब 3 होते हैं, डू वर्ब 3 होते हैं एंड मॉडल
13 होते हैं, ये सब ऐड कर देंगे तो वो 24 हो गया, यानी कि एक्चुअली वर्ब का नंबर जो होता है 24 होता है। इसको नोट कर लिया जाए। ओके इतना डन। ओके, मेन वर्ब के बारे में हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। आप हेडिंग दीजिएगा टू बी वर्ब। अब हम लोग देखेंगे आखिर टू बी वर्ब होता क्या है। टू बी वर्ब, तो देखिए जब भी बात आए ना कि टू बी वर्ब, चाहे अगर टू ना हो, खाली बी वर्ब भी अगर बोला जाए तो समझिए कि कहा जा रहा है कि इज, एम, आर, वाज, वर, यानी कि कहा जा रहा है कि इज, एम, आर, वाज, वर, यही 5 वर्ड को टू बी वर्ब कहा जाता है। ठीक है ना? नहीं 26 नहीं, एक्चुअली वर्ब 24 ही होता है। अब देखिए तो टू बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 होते हैं। ठीक ना? अब देखिए तो ये पांचों के साथ क्वेश्चन किस टाइप से आएगा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यदि इज, एम, आर का यूज एक्टिव में होगा, यानी कि देखिए इतना के साथ वर्ब 4 का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब में आईएनजी, और इतना के साथ वर्ब थर्ड का भी यूज किया जाता है। वर्ब थर्ड, विनायक यार, फिर इजे मार वाज वर्ब के साथ वर्ब 4 भी यूज होता है, एज वेल वर्ब थर्ड भी यूज होता है। ये दोनों वर्ब आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि क्या होगा, वर्ब 4 होगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो आप समझिए अगर सेंटेंस एक्टिव में होगा, अगर सेंटेंस एक्टिव में होगा तो इसके साथ वर्ब का आईएनजी ही लगेगा। फिर अगर वही चीज पैसिव में होगा, अगर वही चीज पैसिव में होगा तो इतना के साथ जब भी होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और पैसिव की एक पहचान होती है जिसमें कि सर एक बार और बताइए सर शुरू से। अब देखिए हमने कहा कि टू बी वर्ब, 4 मैंने चीज अभी बताया कि टू बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब। तो उसमें का टू बी वर्ब का मतलब होता है, मैंने लिखा था कि 5 होते हैं, तो इज, एम, आर, वाज और वर, ये 5 को टू बी वर्ब कहा जाता है। हम टू बी वर्ब को केवल अगर बी अगर ऐसे ब्रैकेट कर दिया जाए तो बी का भी मतलब भी यही 5 ही होता है। ठीक ना? अब देखिए, अब समझिए कि इन पांचों के बाद या तो वर्ब का 4 फॉर्म आएगा या इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो देखिए पहचान क्या होता है कि अगर पैसिव में सेंटेंस हो तो पैसिव की पहचान होती है कि बाई और ऑब्जेक्ट लगा रहेगा। तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा तो 5 वर्ड के बाद भी 3 आएगा, और वही एक्टिव में होगा तो पांचों के साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, 4 होगा, मतलब आईएनजी होगा। जैसे सर यू आर, चैट में बोलिए, ऐसे मत बोलिए, चैट में बोलिए, सभी लोग डिस्टर्ब हैं। तो यू आर डैश बाय मी। अब समझिए, ए टीचिंग, बी टॉट, सी टीच, डी नन, यानी कि तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात समझिए, इज, एम, आर, वाज, वर, 5 के बाद या तो वर्ब में आईएनजी लगेगा या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। आईएनजी लग गया तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, और टॉट जो होता है वर्ब 2 का भी काम करता है और वर्ब थर्ड का भी काम करता है। ये V2 V3 दोनों होता है, टीच V1 है। अब बताइए कि आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। टॉट बी, नहीं चाहिए दीजिए। ठीक, बात समझ में आ रहा है?
कि इसमें वाई लगा हुआ है, तो वाई लग गया तो आने वाला वर्ब क्या होगा, थर्ड होगा। आंसर बी। आप समझिए, स्टूडेंट्स who were dense or noise. Students were dense or noise. A. Mid. B. Max. C. Making. And D. None. D. None. आप समझिए कि क्या होगा, कि A होगा, B, C Making. और D। आंसर दिया जाए। C. बोलना C. नहीं है, क्यों चल बोलना नहीं है, नहीं तो म्यूट करना पड़ेगा। तो आप देखिए, तो इसमें तो वाई लगा नहीं है, देयरफॉर तो वाई लगता है तो भिचरी, अब आई नहीं है तो वर्ब फोर, यानी कि आईएनजी होगा। आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है सब किसी का? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, इसको नोट करो, फटाफट फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट किया जाए। जिसको जो प्रॉब्लम होगा बोलता रहेगा। डन, जल्दी फटाफट सब लोग, डन 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 डन। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। ओके, थैंक यू। एक और एग्जांपल, यहाँ पे बनाइए, पीपल आर डेंस, पीपल आर डेंस by the leaders। विनायक क्या हुआ तुमको? By the leaders। A ROB, B rub, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। C rubbing, D में none। आंसर A B C या D? People are danced by the leaders, A B C और D। इतना समझ आ रहा है सब लोगों को? गुड। जब वाई लगे यानी कि पैसिव है, तो पैसिव है तो बी थर्ड आएगा, देयरफॉर आंसर विल बी बी। आगे बढ़ें। एक पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का, टू बी वर्ब समझ आया ना कि क्या होता है और इसका यूज कैसे होगा। डन। नेक्स्ट हैव वर्ब, नेक्स्ट हैव वर्ब, हैव वर्ब। 5 मिनट बाद बोल रहे हैं। खत्म हो गया 5 मिनट बाद। रोहित लोग रुक जाओ। अब चलिए हैव वर्ब। हैव वर्ब का मतलब होता है कि हैव, हैज एंड हैड, ये तीन को हैव वर्ब कहा जाता है। हैव, हैज और हैड, जिसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज मुझे होता है। फट गई थी बस में। हैव वर्ब, हैव हैज हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे आई हैव डैश अ लेटर, ए राइट, बी wrote, C written, D में writing। आप समझिए, हैव, हैज और हैड के साथ जब भी आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आंसर बोलिए फटाफट, तुरंत हम अगम के पास कॉल करवाते हैं, जो कर रहा है ना। ठीक, चलिए हो गया। आंसर क्या होगा? सी। चलो ठीक हो गया। एक और देखिए, इफ you had dash hard, if you had dash hard, A work, B
वर्क, सी वर्किंग, डी वर्क्स। अब बताइए वर्क होगा, वर्क होगा, वर्किंग होगा या वर्क्स होगा? आंसर ए, बी, सी और डी। जल्दी से। ओके ठीक, फास्ट नोट कीजिए इसको। कहाँ पे कौन किस वर्ब का यूज होगा यही पढ़ना है। डन, ठीक। आगे हेडिंग डू वर्ब, डू वर्ब एकदम बेस से चल रहा है आपका वर्ब, एकदम बेस से। फिर कह रहा है कि डू वर्ब, तो डू वर्ब का मतलब होता है कि डू, डज एंड डिड। डू, डज, डिड जिसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है, जिसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। जैसे he did not dash me, A help, B helped, C helping, D helps। अब आपको समझना है कि कौन सा आंसर होगा। हाँ रुक जा, रुक चिल्ला। चलिए, he did not dash me, help या help या helping या helps। तो देखिए did लग गया तो इसके साथ वर्ब कैसा होगा? V1 होगा। तो आंसर क्या होगा? ए। एक और देखिए, डज ही डैश एटी ए like, likes, liked, liking। आंसर like, A likes, फास्ट चेक। तो आंसर आपका ए। बोले कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है सब किसी का? चलिए बिठा दे इसे। ओके, अब समझिएगा कि ये तो 11 एक्सुअली वर्ब हो गए, 11 एक्सुअली वर्ब हमारे खत्म। अब हम चलते हैं मॉडल के बारे में, यानी मॉडल। मॉडल मॉडल तो मॉडल हमारे 13 होते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए। कैन, गुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, should, must, dare, need, used to, ought to, ये 13 होते हैं, ये मॉडल है। वन बाय वन करके हमें ये सब पढ़ लेना है, ये मॉडल।
वन बाय वन करके ये सबको हमें पढ़ जाना है। हो गया? अच्छा, आज अभी जो भी आपने वर्ग में अभी पढ़ा है, क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अगर हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, जो आज पढ़े हैं अभी तुरंत वर्ग में। अगर हो तो पूछ सकते हैं, नहीं हो तो सीधा नो डाउट शो कर सकते हैं। वर्ग वाला सब क्लियर है? नेक्स्ट क्लास जो भी पढ़ेगा, जिस दिन पढ़ेगा, उसमें से जितना पढ़ाई हुआ सब में से पहले क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन देने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ इसे पढ़ेंगे। हो गया? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।